हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। बात 1665 की है। एक इंग्लिश साइंटिस्ट थे, उनका नाम था रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने माइक्रोस्कोप को थोड़ा सा इम्प्रोवाइज़ किया और इम्प्रोवाइज़ करने के बाद उन्होंने कॉर्क की बहुत ही थिन स्लाइस ली और उसको ऑब्जर्व किया। जब उन्होंने उस कॉर्क की स्लाइस को माइक्रोस्कोप के अंदर देखा तो उनको वहाँ पर हनीकॉम्ब जैसी स्ट्रक्चर दिखाई दी। उस हनीकॉम्ब जैसी स्ट्रक्चर को उन्होंने नाम दिया सेल। सेल, जिसका लेटिन में बोलते हैं स्मॉल रूम। उसका जो मीनिंग होता है, लेटिन मीनिंग, वो होता है स्मॉल रूम। तो उन्होंने उस छोटी छोटी हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर्स को बोला कि दीज आर सेल्स, और फिर उन्होंने अपनी इस फाइंडिंग को अपनी बुक माइक्रोग्राफिया में पब्लिश किया। वहां से एक छोटे से ऑब्जर्वेशन से और उस कॉइनेज से जो उन्होंने कॉइन किया टर्म सेल, वहां से सेल बायोलॉजी की फाउंडेशन हुई। आज जो चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं वो सेल बायोलॉजी का चैप्टर है, जो क्लास 11 एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 8 है, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का चैप्टर। आज हम बात करेंगे सेल के बारे में, सेल का इंट्रोडक्शन और सेल थ्योरी क्या होती है। ओके, चलिए। नाउ, सेल हम किसको बोलते हैं? व्हाट इज अ सेल? सो सेल इज अ बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो लाइफ है अर्थ पर, हर एक लाइफ, हर एक ऑर्गेनिज्म, उसके अंदर जो बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है वो सेल होती है। तो अगर हमें बायोलॉजी को पढ़ना है तो हमको सबसे पहले सेल को समझना पड़ेगा, हमको सेल के फंक्शंस को समझना पड़ेगा, हमको सेल की स्ट्रक्चर को समझना पड़ेगा। और जब हम सेल बायोलॉजी को अच्छे से समझ जाएंगे तब हम किसी भी ऑर्गेनिज्म की स्टडी बड़े आराम से कर सकते हैं। तो बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। अब अगर हम देखें, सेल इज कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। इसका मतलब यह है कि वो अपने आप इस अर्थ पर बिना किसी हेल्प के एग्जिस्ट कर सकती है। सो इट इज कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस एंड परफॉर्मिंग द एसेंशियल फंक्शंस ऑफ लाइफ। अब लाइफ के कुछ एसेंशियल फंक्शंस होते हैं, जैसे रेस्पिरेशन हो गया, जैसे डाइजेशन हो गया, न्यूट्रिशन अपटेक हो गया, एक्सक्रीशन हो गया। इस तरीके के जो असेंशियल फंक्शंस हैं वो सेल इंडिपेंडेंटली कर सकती है। इसका मतलब वो इंडिपेंडेंटली अपने आप को एग्जिस्ट भी कर सकती है और साथ ही साथ वो सारे असेंशियल फंक्शंस को कर सकती है। इसीलिए हम बोलते हैं सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। अब कोई भी ऑर्गेनिज्म जो कि इंडिपेंडेंट रहता है और जो जितने भी एसेंशियल फंक्शंस लाइफ के होते हैं उनको वो पूरा कर सकता है, और साथ में वो अपनी पूरी लाइफ साइकिल को एज ए सिंगल सेल कंप्लीट करता है। यानी वो जो पूरी लाइफ साइकिल है उस ऑर्गेनिज्म की, वो सिर्फ एक सिंगल सेल होती है। ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम बोलते हैं यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। ऑलराइट। या फिर हम अगर हम इसको दूसरे तरीके से देखें तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हमारी वो सिंगल सेल्स होती हैं जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकती हैं, लाइफ के सारे फंक्शंस को परफॉर्म कर सकती हैं और वो अपनी लाइफ साइकिल को पूरा कर सकती हैं एक सिंगल सेल में ही रहते हुए। तब हम उनको बोलते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। और ये एक रिप्रेजेंटेटिव पिक्चर है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का, जहाँ पर एक सिंगल सेल दिखाई गई है। इसके अंदर ये न्यूक्लियस है और बाकी के छोटे छोटे ये ऑर्गेनेलीज हैं। ओके, नाउ ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं इस पूरी अर्थ पर वो सभी सेल से मिलकर बने हुए हैं, चाहे वो यूनिसेलुलर हैं या एक ही सेल से मिलकर बने हैं, या फिर वो मल्टी सेल्यूलर है, या फिर वो बहुत सारी सेल से मिलके बने हुए हैं। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हम उन ऑर्गेनिजम्स को बोलते हैं जो कि सिंगल सेल से मिलकर बने होते हैं या सिंगल सेल ही होते हैं। और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स का मतलब है कि उनकी जो एग्जिस्टेंस है या उनकी जो बॉडी है वो बहुत सारी छोटी छोटी सेल से मिलकर बनी होती है। तो ये सिंगल सेल देखिए आपने, और यहाँ पर ये मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर का ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पर सेल्स आपस में एक तरीके से कॉलोनी बना के रह रही हैं। ओके, चलिए। नाउ, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स आर बेस्ड ऑन देयर फीचर्स एंड कंपोनेंट्स। अलग अलग तरीके की सेल्स होती हैं,
अब वो अलग अलग तरीके की कौन सी सेल्स होती हैं हम धीरे धीरे उस पर आगे बढ़ेंगे, लेकिन जो जो भी अलग अलग तरीके की सेल्स होती हैं वो अलग अलग तरीके की सेल्स इसलिए हैं क्योंकि उनके अंदर जो फीचर्स हैं वो अलग होते हैं और उनके कुछ कंपोनेंट्स हैं वो अलग होते हैं। फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया प्लांट से बिल्कुल अलग है और एनिमल से अलग है, प्लांट सेल्स बैक्टीरियल और एनिमल सेल से अलग होती हैं, और एनिमल सेल्स बैक्टीरियल और प्लांट सेल से अलग होती हैं। तो ये तीन एक एग्जाम्पल्स हैं जो यहाँ पर दिए गए हैं ये बताने के लिए कि जो अलग अलग तरीके की सेल्स होती हैं उनके फीचर्स भी अलग अलग होते हैं और उनके कुछ कंपोनेंट्स भी बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। नाउ द इन्वेंशन ऑफ द माइक्रोस्कोप एंड लेटर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप रिवील्ड इंटीरियर ऑफ द सेल। सेल जब हम बिकॉज सेल्स आर माइक्रोस्कोपिक, ये इतनी छोटी होती है कि हम इनको अपनी आंखों से नहीं देख सकते नॉर्मली, तो हमको माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। अब जब तक माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन नहीं हुआ था तब तक सेल के बारे में भी किसी को नहीं पता था, इसीलिए रॉबर्ट हुक ने माइक्रोस्कोप की हेल्प ली और वहाँ उन्होंने जो स्ट्रक्चर देखी, हालांकि वो लाइव सेल नहीं थी, दैट वाज द डेड सेल, प्लांट सेल्स थी और उनकी सिर्फ सेल वॉल को उन्होंने देखा था। तो वो जब भी पॉसिबल था जब माइक्रोस्कोप होता, इसीलिए जो सेल्स हैं उनका स्ट्रक्चर का पता लगाना, उनकी एग्जिस्टेंस का पता लगाना जब तक पॉसिबल नहीं था जब तक माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन नहीं हुआ था। और बाद में जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आया, और या उसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप माइक्रोस्कोप का एक बहुत ही पावरफुल वर्जन है, जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आया तो वहाँ सेल्स के अंदर का जो भी स्ट्रक्चर होता है, उसके जो कंपोनेंट्स होते हैं, उसके जो ऑर्गेनलीज होते हैं, वो बाद में सामने आए। नाउ अब आपको पता है कि रॉबर्ट हुक ने जो देखा था वो डेड सेल्स थी, वो प्लांट की डेड सेल्स थी और वो उन्होंने सिर्फ एक सेल वॉल देखी थी और वो सेल वॉल हेक्सागोनल शेप में थी जिसको उन्होंने बोला सेल। लेकिन जो फर्स्ट लाइव सेल्स को देखा वो देखा एंटोनी वन ल्यूवेनहॉक ने। इन्होंने पहली बार एक लाइव सेल को देखा भी और उसको डिस्क्राइब भी किया, तो ये कंट्रीब्यूशन जाता है एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक को। और फिर रॉबर्ट ब्राउन ने बाद में न्यूक्लियस, जो कि सेल के अंदर का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, जितनी भी यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं, उन्होंने उसको डिस्कवर किया। तो ये दोनों डिस्कवरी बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज थी। रॉबर्ट हुक ने फाउंडेशन दी सेल की, उन्होंने एक जो सेल टर्म है उसको कॉइन किया, बट वो जो सेल थी वो लाइव सेल नहीं थी, उन्होंने सिर्फ सेल वॉल देखी थी, डेड थी वो। एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने सबसे पहले लाइव सेल देखी और उसको डिस्क्राइब किया, और रॉबर्ट ब्राउन ने जितने भी यूकैरियोट्स होते हैं उन सब के अंदर न्यूक्लियस होता है, उन्होंने उस न्यूक्लियस को डिस्कवर किया। और ये डिस्कवरीज बहुत इंपॉर्टेंट थी बिकॉज इसी से ही सारी चीज़ें आगे जुड़ती चली गई और रिलेटेड होती चली गई। चलिए, अब सेल्स दिखाई कैसी देती हैं? अगर हम देखें तो ये सिंपलेस्ट सेल है जो बैक्टीरियल सेल है। सो बैक्टीरियल सेल्स आर द सिंपलेस्ट सेल। अगर आप देखें तो इसके अंदर ज़्यादा कुछ होता नहीं है, इसका सबसे बाहर की आउटर कवरिंग को हम कैप्सूल बोलते हैं, फिर इसके अंदर सेल वॉल होती है सॉरी, और फिर उसके अंदर जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, और इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर आपका यहाँ पर साइटोप्लाज्म होता है, उसके अंदर बहुत सारे चारों तरफ आपको राइबोसोम्स दिखाई देंगे, और फिर उसके अंदर एक डीएनए पड़ा होगा जो कि एक सिंगल होता है, डीएनए सिंगल है और ये सर्कुलर है। ओके, नाउ उसके अगर आप बाहर कैप्सूल पर देखेंगे तो ये कुछ हेयर लाइक प्रोजेक्शंस हैं जिसको हम पिलाई बोलते हैं, सिंगुलर होता है पाइलस, और देन एक बहुत ही प्रोमिनेंट प्रोजेक्शन आपको दिखाई देगा जो इस पिलाई से लंबा होता है, उसको हम लोग बोलते हैं फ्लैचुलम। अगर ये एक से ज़्यादा होता है तो हम इसको बोलते हैं फ्लैचुला। ओके, तो फ्लैचुलम इज द सिंगुलर वर्ड, फ्लैचुला इज द प्लूरल वर्ड, पिलाई इज द प्लूरल वर्ड, पाइलस इज द सिंगुलर वर्ड। अब यहाँ पर ये देखिए, ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ है बैक्टीरियल सेल का। इस बैक्टीरियल सेल के अंदर आपको यहाँ पर राइबोसोम्स दिखाई देंगे, ये न्यूक्लियोइड दिखाई देगा जो ये डार्क रीजन आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन ये जो डार्क रीजन है इस डार्क रीजन के अंदर ही आपको ये डीएनए मिल जाएगा। तो ये वो रीजन है जिसके अंदर आपको डीएनए मिलता है बैक्टीरियल सेल का। देन यहाँ पर ये फ्लैजिलम आपको दिखाई देगा जो कि सिंगल प्रोजेक्शन है बड़ा। देन ये लास्ट में आपको ये छोटा सा पाइलस दिखाई देगा, राइट, ये सिंगुलर वर्ड है पिलाई का, ये इसकी आउटर मेम्ब्रेन है, और यहाँ पर आपकी ये इनर मेम्ब्रेन है, और यहाँ ये कुछ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स दी हुई हैं और ये कीमो रिसेप्टर एरेज दिए हुए हैं। तो ये बैक्टीरियल सेल माइक्रोग्राफ
जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर कैसा दिखाई देता है, ये एक्चुअल पिक्चर है उसकी, और ये इसका रिप्रेजेंटेटिव फिगर है। अब एनिमल सेल्स कैसे दिखाई देती हैं? एनिमल सेल्स का ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ है। यहाँ पर आप देखिए बहुत ही प्रोमिनेंट न्यूक्लियस है जो रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया था। देन आपको यहाँ पर ये लाइसोसोम मिल जाएगा, तो यहाँ पर भी आपको ये लाइसोसोम मिल जाएगा, और यहाँ पर आपको ये न्यूक्लियस दिखाई देगा रिप्रेजेंटेटिव फिगर में। देन वी हैव द माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो कि पावर हाउस होते हैं सेल्स के, ये प्लूरल वर्ड है क्योंकि यहाँ पर आपको दो माइटोकॉन्ड्रिया को दिखाया गया है, और यहाँ पर सिंगल माइटोकॉन्ड्रियन है, इसलिए हम इसको बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रियन। ये सिंगल है, तो सिंगुलर इज माइटोकॉन्ड्रियन, प्लूरल इज माइटोकॉन्ड्रिया। देन वी हैव द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यहाँ पर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपको दिखाई देगी, और यहाँ पर भी आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिखाई देगी। यहाँ पर ये सेंट्रियोल है। ये सेंट्रियोल सिर्फ एनिमल सेल्स के ही अंदर होते हैं, और इनका काम होता है सेल डिवीजन में हेल्प करना। तो आपको यहाँ पर एक पेयर दिखाई देगा सेंट्रियोल का। देन वी हैव द गोल्जी एपरेटस। गोल्जी एपरेटस जो है वो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट होता है, तो ये आपका गोल्जी एपरेटस है, और ये यहाँ आप देखेंगे तो ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, और यहाँ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ये दोनों के दोनों एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट है। देन वी हैव द साइटोस्केलेटन, वी हैव न्यूक्लियर एनवलप, वी हैव न्यूक्लियोलस जो कि न्यूक्लियस के अंदर ही होता है, एंड यहाँ पर आपको कुछ राइबोसोम्स दिखाई देंगे, और ये अंदर का जो मैट्रिक्स है इसको हम लोग साइटोप्लाज्म बोलते हैं। कुछ स्पेशल सेल्स में कुछ प्रोजेक्शंस होते हैं, हम इनको माइक्रोविलाई कहते हैं, जैसे कि जो हमारी इंटेस्टिनल सेल्स होती हैं, तो कहीं कहीं पर ये बहुत ही एक कन्फाइंड रीजन के अंदर ये चीज़ होती है, तो ये माइक्रोविलाई है। इस तरीके की स्ट्रक्चर्स मिलेंगी, ये हर सेल में नहीं मिलेंगी आपको, ये कुछ स्पेशल सेल्स के अंदर ही मिलती हैं। ओके, तो ये एनिमल सेल है जो कि यूकैरियोटिक सेल होती है, और किस तरीके से ये दिखती है। नाउ प्लांट सेल्स कैसे दिखाई देती हैं? प्लांट सेल्स के अंदर अगर आप देखें तो उनका सबसे प्रोमिनेंट जो फीचर होता है वो होता है सेल वॉल। वो सेल वॉल आपको एनिमल सेल्स के अंदर नहीं मिलेगी, तो यहाँ पर आपको सेल वॉल दिखाई देगी। दूसरा प्रोमिनेंट फीचर होता है वो होता है वैक्यूल। ये जो वैक्यूल है ये सेंट्रल वैक्यूल है, ये एक इसके बहुत ही बड़े पार्ट को ये कवर करके रखती है, और इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है ये वैक्यूल का। इसके अंदर जो ये फ्लूइड भरा हुआ है इसको हम सेल सैप बोलते हैं। देन आपको जो मिलेगा वो क्लोरोप्लास्ट मिलेगा। अगेन इसका ये प्रोमिनेंट फीचर है जो एनिमल सेल्स में नहीं होता, और ये क्लोरोप्लास्ट्स हैं। यहाँ पर ये जो वो ऑर्गेनेलीज होते हैं जहाँ पर फोटोसिंथेसिस होती है, और ये न्यूक्लियस है, सॉरी ये न्यूक्लियोलस दिख रहा है ये न्यूक्लियस के अंदर, तो यहाँ पर आपको ये न्यूक्लियोलस दिखेगा इस न्यूक्लियस के अंदर, राइट। उसके अलावा जो आपकी चीज़ें हैं वो वही चीज़ें हैं जो आपको एनिमल सेल्स में दिखाई दी। वहाँ पर माइटोकॉन्ड्रियन थे, यहाँ पर भी हैं, राइबोसोम्स थे, यहाँ पर भी हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। साइटोप्लाज्म जो इसका मैट्रिक्स है वो मिल गया। न्यूक्लियर एनवलप है जिसने न्यूक्लियस को कवर किया हुआ है, और ये प्लाज्मोडेस्मेटा हैं जो कि कनेक्शंस बनाते हैं दूसरी सेल के साथ एक तरीके से, जहाँ से जो चीज़ें इधर से उधर हो सकती हैं। तो प्लांट सेल्स इस तरीके से दिखाई देती है। तो आपने देखा कि कैसे एक सिंपल बैक्टीरियल सेल होती है वो कैसी दिखाई देती है, फिर एनिमल सेल्स किस तरीके की होती है, और फिर प्लांट सेल्स किस तरीके की होती है। इनको डिटेल में हम लोग आगे पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर आपको सिर्फ ये जो पिक्चर्स हैं ये दिखाने के लिए हैं कि अलग अलग तरीके की सेल्स हमें किस तरीके से दिखाई देती हैं। नाउ अब हम बात करते हैं सेल थ्योरी की। सेल थ्योरी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिफाइंग प्रिंसिपल है बायोलॉजी का। इसने पूरी बायोलॉजी को यूनाइट कर दिया। अब वो प्रिंसिपल किसने दिया? वो प्रिंसिपल दिया मैथियास श्लाइडेन ने। मैथियास श्लाइडेन जर्मन बॉटनिस्ट थे, एंड थियोडोर श्वैन ने जो कि ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात देखने वाली ये है कि इन्होंने प्लांट सेल्स को स्टडी किया और उन्होंने एनिमल सेल्स को स्टडी किया। नाउ मैथियास श्लाइडेन उन्होंने बहुत सारी प्लांट सेल्स को एग्जामिन किया, और उन्होंने एक तरीके से ये ऑब्जर्व किया कि जितने भी प्लांट्स हैं वो डिफरेंट काइंड की प्लांट सेल से मिलकर बने हुए होते हैं, और वो जो सेल्स हैं वो प्लांट्स के टिश्यूज़ को बनाती हैं। ये इन्होंने थ्योरी दी श्लाइडेन ने, और इसको कॉम्प्लीमेंट करते हुए श्वेन ने एनिमल सेल्स को स्टडी किया, अलग अलग एनिमल सेल्स को स्टडी किया, और उन्होंने रिपोर्ट किया कि जो एनिमल सेल्स होती हैं उनके ऊपर एक बहुत ही थिन आउटर लेयर होती है जिसको आज हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। तो उन्होंने बोला कि ठीक है एनिमल सेल्स के अंदर भी सेल्स हैं और प्लांट सेल्स के अंदर भी सेल्स हैं, तो इन दोनों की जो फाइंडिंग थी उसको मिला के एक सेल थ्योरी बन गई, और वो थ्योरी क्या थी? ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स।
ये हमारी सेल थ्योरी है, ओरिजिनल सेल थ्योरी है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। इसका मतलब ये है कि आप किसी भी सेल को आप देख लें, किसी भी ऑर्गेनिज्म को आप देख लें, चाहे वो बैक्टीरिया है, चाहे वो प्लांट है, चाहे वो एनिमल है, सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स सेल से मिलकर बने हैं। बाद में रुडोल्फ वर्चो, ये भी एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने रिकॉग्नाइज किया कि जितनी भी सेल्स हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से आती हैं, क्योंकि सेल तो डिवाइड करेगी, और जब वो सेल डिवाइड करेगी तो अपनी डॉटर सेल्स बनाएगी, और वो डॉटर सेल्स कहाँ से आई, उनकी पेरेंट सेल्स लाइव सेल्स हैं। तो उन्होंने बोला कि ऑल सेल्स केम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। हालांकि ये चीज़ इस वर्ड में या इस अर्थ पर आई हुई फर्स्ट सेल पे ये चीज़ अप्लाई नहीं होती, क्योंकि जो फर्स्ट सेल आई थी और जब वो बनी थी तो वो नॉन लिविंग कंपोनेंट से बनी थी, लेकिन उसके बाद जितनी भी सेल्स बनी वो सभी की सभी प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनी। और लेटिन में उन्होंने ये बहुत ही पॉपुलर फ्रेज है, बहुत ही फेमस फ्रेज है बायोलॉजी की, ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला। इसका मतलब ये है ऑल सेल्स केम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। फिर उन्होंने जो ओरिजिनल सेल थ्योरी थी, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स, इसको उन्होंने फाइनल शेप दी और उन्होंने इसमें अपना प्रिंसिपल भी लगा दिया। अब आज जो हम सेल थ्योरी को पढ़ते हैं उसके दो पार्ट्स हैं। पहला पार्ट क्या है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ सेल्स, तो ये वही चीज़ है जो ओरिजिनल थी। दूसरा पार्ट में रुडोल्फ वर्शो का अपना प्रिंसिपल आ गया, ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। अब इन दोनों चीज़ों को आज की तारीख में हम लोग बोलते हैं सेल थ्योरी। ओके, गुड। नाउ अब हम बात करेंगे सेल शेप्स के बारे में। सेल्स ऑल्सो वेरी ग्रेटली इन देयर शेप। अलग अलग सेल्स की अलग अलग शेप हो सकती है और बहुत डाइवर्सिटी आपको मिलेगी अलग अलग सेल्स की, उनकी शेप्स में। नाउ दे मे बी डिस्क लाइक, दे मे बी पॉलीगोनल, दे मे बी कॉलमनर, दे मे बी क्यूबॉइड, दे मे बी थ्रेड लाइक और इवन इरेगुलर। अब देखते हैं इनके कुछ कुछ एग्जाम्पल्स, ताकि हमको समझ में आ जाए कि अलग अलग तरीके की सेल की शेप्स कैसी होती है। अब ये जो शेप्स हैं ये उनके फंक्शंस पर डिपेंड करती हैं। जैसा फंक्शन होता है सेल वैसी शेप में आ जाती हैं। जैसे ये आरबीसीज है। अब आरबीसीज का जो मेन फंक्शन होता है वो होता है ऑक्सीजन को या गैस को ट्रांसपोर्ट करना। वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों को ट्रांसपोर्ट करती हैं। तो इनकी जो शेप है वो राउंड है और वो बाइकॉनकेव है। अब बाइकॉनकेव क्या है, फ्लैटेंड शेप हो गई। इस फ्लैटेंड शेप से क्या है, इनका डिफ्यूजन गैसेस का बहुत ईजी हो गया। बड़े आराम से उनको अच्छा सा खासा सरफेस एरिया यहाँ पर मिल गया, जहाँ पर वो आराम से बहुत ज़्यादा गैसेस को ईजीली एक्सचेंज कर सकती हैं। तो इनकी शेप राउंड है और बाइकॉनकेव है। देन अमीबा। अब अमीबा एक प्रोटिस्ट होता है, इसकी इरेगुलर शेप होती है, इसकी कोई शेप ही नहीं है, ये अलग अलग शेप में अलग अलग टाइम पर रहता है, तो ये इरेगुलर शेप है। देन एपिथेलियल सेल्स की, ये कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स की कॉलम जैसी शेप है, राइट। तो इनको एक तरीके की ये स्ट्रक्चरल एलिमेंट बनाते हैं, तो ये कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स हैं। देन नर्व सेल्स की शेप ये बहुत ही लंबे होते हैं थोड़े से, राइट। तो ये न्यूरॉन है, एक न्यूरॉन की शेप आप देखें कि ये थोड़ा सा एक यहाँ पर एक मेन सेल बॉडी है, राइट, और ये इसका एक्सॉन है और फिर ये इसके टर्मिनल्स हैं, तो ये आपको दिखाई देगा। देन मीजोफिल सेल्स होती हैं प्लांट्स के अंदर, वो राउंड होती हैं और ओवल होती हैं। तो आपको यहाँ पर ये पैलिसेड और स्पॉन्जी मीजोफिल सेल्स आप देखिए किस तरीके से ये राउंड और ओवल शेप में है। और ट्रैकीड्स जो होते हैं उनकी बहुत लंबे लंबी सेल्स होती हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि ये बहुत लंबी लंबी सेल्स हैं, इनकी लेंथ बहुत ज़्यादा होती है। तो अगर आप देखें पूरे के पूरे एनिमल और प्लांट किंगडम में या जितने भी हमारे ऑर्गेनिजम्स, जितने भी हम लोग बात करें लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में, जो शेप्स हैं वो बहुत वेरी करती हैं और वो डिपेंड करता है कि उनका फंक्शन के अकॉर्डिंग वो उनकी शेप बन जाती है ओवर द टाइम ऑफ पीरियड, या हम इसको बोलते हैं इवोल्यूशन में, ओवर द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन। तो वो शेप्स अलग अलग होती चली जाती हैं। तो बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है सेल शेप्स के बारे में। तो चलिए हम आज का डिस्कशन हम यहीं पर ही ख़त्म करते हैं। और आपकी ये जो क्लास है इससे एक फाउंडेशन बनी है कि सेल क्या होती है, सेल की स्ट्रक्चर किस तरीके की होती हैं, अलग अलग सेल्स की स्ट्रक्चर्स क्या होती हैं और सेल थ्योरी क्या होती है, और अलग अलग सेल शेप्स में किस तरीके से आती हैं। अब हम मिलेंगे आपसे अगली क्लास में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, थैंक यू।